मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की हम लोग बात कर रहे हैं जो मध्य विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए है, क्लास 6 to 8। मध्य विद्यालय यानी क्लास 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट है। रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है, ये देख रहे होंगे आप लोग। मेरे प्यारे छात्रों, ये टोटल 52 सेट क्या है ये सब बता चुके हैं, और ये भी आप लोग देखिए 10 सेट है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद ये 3 जो है या पीवाई क्यू है जो आपका एग्जाम दिया गया, जिसमें आज हम बात करें 19/7/2024 में पूछे गए क्वेश्चन पे। तो आज हम बात करेंगे किसमें 19/7/2024 में जो पूछा गया उसी क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मेरा लास्ट 13वां प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें तो टोटल 13 ही दिया हुआ सब्जेक्ट वाइज। टोटल 52 जो कह रहा है, तो 4 सब्जेक्ट है, तो 13 × 4 52 हो गया। तो ये पीवाई क्यू आपका है, क्लास 6 to 8 के लिए है। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल में पहली बार हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर ले कि आने वाला हर वीडियो जो है आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो छूटे नहीं। आपकी सफलता है हमारा लक्ष्य, आप सफल हो ऐसी हमारी हर कोशिश होती है। इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेट का लाभ लीजिए। और शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि जो छात्र तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी सफलता भी सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो जरूर रंग लाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने प्रैक्टिस सेट्स का लाभ उठाते रहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पॉलिटी की आज हम बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो है मेरा आज लास्ट सेट है। इससे पहले इसका हिस्ट्री था, वो भी हमने आपको 13 सेट दे चुका है, वो पूरा 13 सेट कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ, वहां से जाके आप 13 देख सकते हैं। पॉलिटी भी आपका खत्म हो गया तो वहां से भी आप सारा पॉलिटी एक जगह प्लेलिस्ट में आप 13 सेट आप देख सकते हैं पॉलिटी का। अब आप लोग का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बचा है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो और क्लास 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर दिया हुआ, तो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह जो है 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी 42वां। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, हमने कई बार बताए होंगे कि अगर जोड़ने का काम हो तो 42 में, हटाने का काम हो कोई भी चीज तो 44 में। जोड़ने का काम 42 संविधान संशोधन, हटाने का काम 44 में। यह 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में, ठीक है। ये 1976 ईस्वी में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 112 नंबर। 112 नंबर मेरा क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये भारत में कब आया था? तो ये भारत में आया 1976 में, 1976 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। समान कार्य के लिए समान वेतन अगर आपको दिया जाता है, काम जब इक्वल होगा तो वेतन भी आपका बराबर हो, महिला पुरुष में कोई अंतर ना हो, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 39 डी में किया गया, समान कार्य के बदले समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था? किस नेता के द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो देवीलाल द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर। 114 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे?
भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे। ठीक है, करा निम्न में से स्वतंत्र भारत में कौन सा राज्य है जो भाषाई आधार पर, तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ ऑप्शन आपका डी होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब आपको ये लग रहा हो कि भाषाई आधार पे कैसे बटा, देखिएगा भाषा के आधार पर बंटने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अब कब बटा और कैसे बटा वो जान लीजिए। देखिएगा एक पोट्टी श्री रामलू आदमी थे, पोट्टी श्री रामलू ये व्यक्ति था, ये अनशन पर बैठ गया। कितने दिनों की अनशन पर, 56 दिनों की अनशन पर बैठा और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो आंदोलन तेज हो गया। तो अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर राज्य को बांटना पड़ा और सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्य को बांटना पड़ा, नहीं तो इससे पहले राज्य को प्रशासनिक आधारों पर बांटा जाना था। लेकिन इसी के आधार पर जब एक राज्य बट गया तो संविधान में एक तो नियम बन जाती है, जब एक राज्य बटा तो बाकी राज्य भी भाषा के आधार पर ही बट गया, भाषा के आधार पर। तो उसके बाद जो है 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का भाषा के आधार पर बंट गया। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है कि भारत में कौन से राज्य भाषा के आधार पर निर्मित किए गए थे। ये नहीं पूछा कि सबसे पहला कौन सा राज्य को किया गया है। अगर ये पूछता तो हमारा क्या होता, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई डाल सकते थे हम लोग। अभी पूछ रहा है कि कौन सा, तो ये बाकी जो भी राज्य यहाँ दिया गया ये सब तो भाषा के आधार पर ही बांटा गया, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, एक से ज्यादा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 115 नंबर मेरा क्वेश्चन, सूचना का अधिकार भारत में है, क्या सा अधिकार है, तो ये जो है मूल अधिकार है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग कानूनी अधिकार में नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको जो है अनुच्छेद 19(1) के क की तरह मौलिक अधिकार माना जाएगा इसको। और सूचना का अधिकार कब लागू किया था, 2005 में लागू किया गया था। इसी क्वेश्चन पे एक बात आप लोग को और बता दे कि सेट 12 में एक क्वेश्चन था तो जिसपे आप लोग की कंफ्यूजन थी, तो उस क्वेश्चन पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। उसमें रीजन क्या था, वहां सूचना का स्वतंत्र अधिकार की बात किया, सूचना का स्वतंत्रता अधिकार की बात थी वहां। ठीक है, स्वतंत्रता अधिकार। आप जाएंगे तो वहां मेरा क्वेश्चन है जो सेट 12 का 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कई लोगों ने कहा, तो वहां जो है उस क्वेश्चन में तो 2002 में शुरू किया गया था सूचना का स्वतंत्रता अधिकार 2002 में, बट ये लागू नहीं हो सकता पूरी तरह से, तो इसलिए इसका नाम बदल गया, सूचना का अधिकार कर दिया गया, और जिसके वजह से इसको 2005 में लागू किया गया। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो वीडियोस को देखने के बाद आप लोग जो फीडबैक देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जहां भी आप लोग को ऐसा लगता है आप हमें जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं इस पर हमेशा आप लोगों के लिए वर्क करता हूँ। तो चलिए चैनल के साथ बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर पे चलते हैं। 116 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था, तो रेल मार्ग, इसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना था। ठीक है, प्रमुख कारण तो ऐसे ये माना जाता है, पर इसमें जो दिया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप जो है शाही जल सेना है तो इमारती लकड़ी की आपूर्ति भी था। तो जब एक से ज्यादा मिल जाए तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। प्रमुख कारण में से एक ही ये होता है, बट आपका एक यहाँ दूसरा ऑप्शन अगर नहीं होता तो हम लोग सिर्फ ए मारते, पर ये अलग ऑप्शन होने का इसको हम लोग ऑप्शन डी करेंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये भारत में कब स्थापित किया गया था, तो 1993 ईस्वी में। तो 12 अक्टूबर 1993 कहिएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर।
हम लोग प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अगर आपसे प्रथम इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रथम इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। प्रथम इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? तो ये जो है मौलिक मामलों पर, सामुदायिक मामलों पर और प्रतिक्रियात्मक मामलों पर, सभी मामलों पर कार्य करना शुरू किया था। तो जब सब हो जाए तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 119 नंबर, अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है? प्रमुख कारक क्या है? तो इसका प्रमुख कारक जो है सरकार के विभिन्न समूहों के मांग के प्रति प्रतिक्रिया, राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने के प्रति दृष्टिकोण, भारत के लोगों को अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण। तो जब एक से ज्यादा हो जाए तो यहाँ भी ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, निम्न में से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है? रूसी क्रांति का किसे प्रभाव कहा जा सकता है? तो रूसी क्रांति का प्रभाव जो है जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर की रूस यात्रा, ये दोनों रूस की यात्रा किए थे। उस समय जो है रेड रेवोल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन किया था 1920-21 में RS अवस्थी के द्वारा। 1920 के दशक में मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन हो गया था। तो जब आपका जो है किससे प्रभाव कहा जा सकता है तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। एक से अधिक। 21 नंबर, निम्न में से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? देखिएगा, एक मंडल आयोग का गठन था और मंडल आयोग को लागू करना, दोनों दो बातें, ठीक है। तो जब आयोग का गठन किया गया था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मंडल आयोग का गठन जो है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है 1 जनवरी, गठन की बात करें तो 1 जनवरी 1979 को, यानी 1979 को किया गया था इसका गठन। ठीक है, ये जो मंडल आयोग का गठन है जिसमें ओबीसी के बारे में कहा गया, और इन्होंने कहा था ओबीसी की संख्या जो है कितनी है, तो 52% है, जिसमें ओबीसी के आरक्षण की बात कही गई थी। और ये जो मंडल आयोग जब गठन किया गया तब तो मोरारजी देसाई, जब इसको लागू कर दिया गया तो ये कौन लागू किए थे? तो वीपी सिन्हा ने इसको लागू किया था। कब किया था? तो ये किया था 13 अगस्त को, 13 अगस्त 1990 को वीपी सिन्हा ने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू कर दिया। ठीक है, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है? धर्मनिरपेक्षता की कौन सी? तो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता तो होगा ही, प्रवृत्त धर्मनिरपेक्षता होगा और गत्यात्मक भी होगा आपका। ठीक है, तो तीनों जब हो जाएगा आपका तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, 1 से अधिक। उपयुक्त में 1 से अधिक, सही उत्तर ऑप्शन डी। 123 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में निम्न में से किस द्वारा अनुकरण नहीं किया गया था? देखिएगा, 2010 की बात कर रहा है तो कोई एक कंट्री की बात हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप देखा जाए तो इससे पहले जो है, अगर 2010 किसी खास पार्टिकुलर समय का अगर नहीं बात होता यहाँ, तो हमारा आंसर जो है ये आपका उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाता। आइए जरा हम आपको बताएं कैसे। तो जैसे कि ये जो आपका दिया हुआ है एस्टोनिया ने भी यहाँ नागरिक, जैसे कि वहाँ के जो मूल निवासी है सो, और वहाँ जो है रूस के भी, एस्टोनिया में रूस के भी लोग रहते हैं जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है, तो इसके लिए नागरिकता थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो दोनों का नागरिकता में फर्क हो जाता है इसलिए। लेकिन यहाँ सही उत्तर आपका ऑप्शन फीजी हो जाएगा। 2010
के दशक में निम्न में से कौन सा देश अनुकरण नहीं किया था? तो फिजी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे वही सऊदी अरब की बात करें तो 2015 से पहले जो है सऊदी अरब में वहां जो है महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर। निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? लोकसभा का कोरम कौन सा है? तो लोकसभा क्रम यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 125 नंबर। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ निम्न में से किसे स्पष्ट करता है? वाक्यों का राज्यों का संघ किसे स्पष्ट करता है? तो देखिएगा, कोई भी घटक इकाई संघ से विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। विच्छेद यानी आप उससे अलग नहीं कर सकते। भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन की वरीयता दी गई है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। सही बात है, किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। जब एक से ज्यादा मिलने लगे तो ऑप्शन डी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था। तो ये कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। तो कई रियासतें थी ऐसे, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर को मान लें रियासत, हैदराबाद एक अलग रियासत था, जूनागढ़ का रियासत। तो इन सभी रियासतों को क्या किया, जब देश आजाद हुआ तो इन सबको क्या किया, एक जगह मिलाया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 127 है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? तो ये अनुच्छेद 109 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 110 के द्वारा जो होता है, अनुच्छेद 110 के द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर साइन कौन करता है? तो अनुच्छेद 110 के द्वारा राष्ट्रपति विधेयक पर सिग्नेचर करते हैं। के बारे में बात और देख लीजिए कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में केवल सिफारिश करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, मानने न मानने के लिए लोकसभा जो है वह बाध्य नहीं है। ठीक है, लोकसभा ऐसा माने न माने इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर। भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से किस तत्व को अपने में मुख्यतः समाहित रखता है? अपने में मुख्यतः समाहित रखता है। तो राष्ट्रीय पहचान की भावना को, देश के लोगों को स्वयं शासन करने की इच्छा को, गर्व एवं एकता की भावना को। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन एक से ज्यादा हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर। आइए, भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यता के अभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये बात आपको बताना है। ठीक है, तो विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यता लोगों की समस्या एवं हितों को समझना, जिससे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षण किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद परीक्षण किया जाता है। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने का अधिकार से वंचित कर सकता है। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं को बहुमत से चुनाव लड़ने का अधिकार को वंचित कर सकता है। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में सभी प्रकार की सभाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात तो आपका सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130।
निम्न में कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है? अपना उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करती है। तो सही उत्तर होगा लोकतंत्र। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 131 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राज्य में निर्वाचनों की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निर्वाचन राज्य में बहुमत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकते हैं। निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। निर्वाचन शासन की नीति परिवर्तन का नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये तो करता है, इन परिवर्तन का नेतृत्व प्रदान करता है। राज्य में बहुत से आर्थिक सुधार का नेतृत्व कर सकते हैं। शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करता है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी दल से असंतुष्ट है तो दूसरे दलों को मतदान करेंगे ही करेंगे। तो तीनों सही हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 132 में मेरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा की सलाहकार समिति निम्न में से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? मूल मामलों के लिए, भाषाई मामलों के लिए, प्रतिक्रियात्मक मामलों के लिए। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उपयुक्त में सभी होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब उपयुक्त में एक से अधिक होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे छात्रों, एक जरूरी सूचना है कि थोड़ा सा आप लोग को अभी सेट मिलने में जो डिले हो रहा है, मैं खुद ही इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि आप लोग को सेट नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, चैनल पे बने रहिए। 28 के बाद आप लोग को जो है ये रेगुलर वे में मिलने लगेगा, ठीक है? 28 के बाद यानी 29 से, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सेट जो है पहले की तरह, जैसे स्टार्टिंग में सेट को हम दे रहे थे 3-4 सेट, उस तरह से आप लोग का वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है? 3 सेट 4 सेट आपको रोज मिलने लगेगा, हर सब्जेक्ट वाइज मिलने लगेगा, क्लास को भी मिलने लगेगा। तो चैनल पे आप लोग बने रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट काम ही आ गया है जिसके कारण आप लोग को थोड़ा डिले मिल रहा है। चलिए चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से भारत में लोकतंत्र की सफलता है तो कौन सा प्रमुख कारक है? कौन सा प्रमुख कारक है? संविधान द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता है। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण, ये तो सही है। लिखित संविधान तथा देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं, ये भी सही है। जब एक से ज्यादा सही होने लग जाए तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानताएं, सबके लिए समान अवसर दिया भी जाता है, तो सब क्या आपका सही हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उपयुक्त में एक से अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर लेंगे और 1-2 दिन तक आप लोग का जो है पूरा एकदम अपडेट हो जाएगा। निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान है। ये न्यायालय किसी भी विधान या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा 135 नंबर क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर ऑप्शन आपको डी ही देखने को मिल रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन इसका ज्यादातर डी ही है। ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था, री एग्जाम का ये क्वेश्चन है, यानी जो सेकेंड टाइम फिर से दोबारा एग्जाम हुआ वो री एग्जाम का ही है। निम्नलिखित में से भारत में लोकतंत्र की मुख्य चुनौती कौन सी है? तो लोकतंत्र में भारत की मुख्य चुनौती कौन सी है? राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों का उचित समावेश सुनिश्चित करना, देश में लोगों की सहभागिता एवं नियंत्रण के सहायक स्थानों को सशक्त करना,
स्थानीय शासनों के लिए अधिक शक्ति को सुनिश्चित करना। सभी बातें सही है, ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा एक से अधिक सही उत्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? के एम मुंशी द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? तो संविधान का प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। कौन है? आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है? किस अनुसूची में सन्निहित है? चतुर्थ अनुसूची में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, सॉरी 138 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्य बहुमत प्रभावित थे? विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्हें राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। कौन था? फ्रांसीसी क्रांति की विरासतों से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, इसको क्या मैच द फॉलोइंग आपको मिलाना है। कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग ऊपर कर लेते हैं। 139 क्वेश्चन है, इस तरह से मेरा बन भी जाएगा। आइए 139, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना जो है 1998 में हुई थी। 1998 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में हुई थी, 1984 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई थी। 1980 में इसकी स्थापना 1984 में हुई। भारत में मार्क्सवादी साम्यवादी दल यानी सीपीआईएम की स्थापना कब हुई? तो सीपीआईएम की स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में। तो देखिए क्या इस तरह से ऑप्शन आया आपका, पहला का 4, ए का 4 यहाँ और यहाँ मिला, दूसरा का पहला है तो यहाँ भी है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी हो गया। 2 3, 1 2 3 मिल रहा, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। डॉक्टर बी आर अंबेडकर निम्न में से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? कब ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे? 14 नवंबर 1949 को नहीं, 26 नवंबर 1949 को नहीं, 29 अगस्त 1949 को नहीं, ये नहीं कि नियुक्त हुए। तो कब नियुक्त किए गए थे? तो ये जो है नियुक्त किए गए थे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इनमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रमुख जिम्मेदारी सभी संविधान का प्रारूप निर्धारण करना था। क्या था? प्रारूप का निर्धारण करना था, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर। 141 में मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा अन्य द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन द्वारा प्रारूपित भारत के संविधान की कौन सी सामान्य विशेषता थी? कौन सी सामान्य विशेषता थी? तो ये सामान्य विशेषता जो है उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार था, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था। ये सभी बातें कही गई थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। एक बार फिर से आप लोग को बता दें, इसमें ज्यादातर आंसर ऑप्शन डी ही है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है कंफ्यूज है तो फिर भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो री एग्जाम हुआ था, आप मिला सकते हैं।
बीपीएससी के भी वेबसाइट पे क्वेश्चन अगर दिया है तो वहां से भी आप आंसर इसको मिला सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है? समानता के अधिकार के बारे में सही है। सही उत्तर होगा आपका उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, यह अधिकार नकारात्मक समानता और परिकल्पना नहीं करता है, ठीक है, और यह अधिकार अवैधता को शाश्वत करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए और बी दोनों सही होगा, तो जब दोनों बातें सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। प्रत्येक का कितना भाग होता है? एक भाग होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये बात किसने कहा था? ये बात सीले ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 144 पे आएंगे। 144 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बतलाया है? वकीलों का स्वर्ग बतलाया है, किसने ये बात कही थी? तो ये बात जो है आइगर जेनिगस ने ये बात कही थी। इसने क्या बताया? वकीलों का स्वर्ग बताया। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 145 में मेरा क्वेश्चन है, भारत में संविधान निर्मात्री सभा के लिए निर्वाचन हुए थे। कौन निर्वाचन हुए थे? तो ये निर्वाचन हुए थे जुलाई 1946 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 46 पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? कितने सीटें आरक्षित थी? तो ये जो सीटें जो आरक्षित है, ये 84 सीटें अनुसूचित जाति तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। ये जो था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक बराबर रखा गया, ठीक है। 84वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या 2026 तक इक्वल रखा गया है, ठीक है। 26 के बाद इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। आइएगा 147 नंबर, निम्न में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी? तो क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान नहीं हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान भी नहीं हुआ, ठीक है। यह हुआ था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किया जाता है? किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो यह निर्णय जो लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। 149 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतना और उपचेतन मन की एकता है? चेतन और उपचेतन मन की एकता है, ये बात किसने कही? हार्किंग ने। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 150 में मेरा क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यह अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों ने जो फीडबैक दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपका ये फीडबैक नहीं है, ये आपका जो है ये आपका फीडबैक नहीं है, ये मैं आपके लिए, ये मेरे लिए आपका एनर्जी बूस्टर्स है। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
तो इसके लिए आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग का कमेंट जो है वो काफी अच्छा है। तो इससे जो है मैं चाहूंगा कि अभी जब भी कुछ तरह का आपको लगे तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, और आपको जो भी सब्जेक्ट है वो मिलेगा। एक बात और कि वीडियो में थोड़ा सा जो अभी आप लोग को मिल नहीं पाया था, तो इधर जो है 28 अगस्त के बाद जो है वो रेगुलर हम कर लेंगे। तो डोंट वरी, आप चैनल पर बने रहिए और आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे, और आपको एक दिन में 2-2 3-3 सेट भी हम कराएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।